गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज हम लोग इसके निगमन को देखेंगे। पृष्ठ कैसा है? आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है। अब यहां इस फिगर को समझ लेते हैं। यहां पर N2 आपका N1 से बड़ा है, यानी दूसरा माध्यम सघन है, ये वाला माध्यम सघन है और ये विरल है। अब यहां पर ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है। यहां पर ये इसका गोलीय वक्रीय पृष्ठ है और यहां पर ये इसका ध्रुव है और ये किसी गोले का जो हिस्सा था वो ये यहां पर इसका केंद्र आ जाएगा। यहां पर C मान लेते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब हम बना रहे हैं किरण आरेख की सहायता से। तो यहां पर किरण आपतित होगी। ये बिंदु हमारा बिंदु M हमारा आपतन बिंदु हुआ। आपतन बिंदु पर अभिलंब कौन सा होगा? तो इस पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही इसका अभिलंब होगी। क्यों? क्योंकि यदि कोई वृत्त अथवा गोला है और उसके किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए और उस बिंदु को उसके केंद्र से मिला दिया जाए तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बनता है? 90 अंश बनता है। और हमें इस पृष्ठ के लंबवत कोई काल्पनिक रेखा चाहिए। देखिए, इस पृष्ठ के लंबवत कोई काल्पनिक रेखा चाहिए तो वो यहां से होती हुई गुजरती है इसके केंद्र से। अब यदि दूसरा माध्यम यानी ये वाला इस किरण के रास्ते में नहीं आया होता यहां पर इस बिंदु पर, तो क्या होता? ये किरण सीधे इस तरह निकल जाती। लेकिन दूसरा माध्यम आ जाने के कारण, और दूसरा माध्यम कैसा है? सघन है, क्योंकि N2 का मान N1 से बड़ा है। तो जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन होता है। N2 यहां पर सघन हो गया और विरल से सघन में जाने के कारण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी ये सीधे इस तरह न जाकर के अभी ये अभिलंब इधर है ना, तो इसकी ओर झुक गई है। ठीक। इसके बाद अब हम लोग दूसरी किरण को यहां आपतित कराएंगे। दूसरी किरण ऐसे जाएगी इसके ध्रुव पर और सीधे ही निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर इस वाले बिंदु पर यदि मैं अभिलंब खींचूंगा और यहां पर जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो I का मान 0 डिग्री है तो R का मान भी 0 डिग्री होगा, यानी ये किरण सीधे निकल जाएगी। अब कहीं दूर पर यहां से यदि इस दोनों किरणों को देखा जाए, जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं, तो वो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होनी है, ये जानने के लिए क्या करेंगे? हम इस किरण को पीछे बढ़ा देंगे यहां पर। ठीक। तो इस बिंदु पर ये दोनों किरणें, अपवर्तित किरणें, एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब I बनेगा। अब वस्तु की दूरी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो स्मॉल u से दिखाते हैं, ये बात क्लियर है। प्रतिबिंब की दूरी को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल v से दिखाते हैं। और इसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक। अब यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, N2 कौन से वाले का अपवर्तनांक है? N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें अपवर्तित किरण है। यानी N2 कौन सा है? अपवर्तित किरण के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और N1 क्या है? तो आपतित किरण के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक। ये दोनों परिभाषा याद रखिएगा, N2 कौन सा वाला है और N1 कौन सा वाला है, क्योंकि बाद में जो फॉर्मूला आएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, और इसका इस्तेमाल करके आंकिक प्रश्न को आप हल करने जाएंगे तो वहां पर इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसलिए इनका ये जो परिभाषा है कि N2 कौन सा वाला होगा जिसमें अपवर्तित किरण है और N1 कौन सा वाला होगा जिसमें आपतित किरण है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं इसके निगमन पर। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो कोण त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज OCM कौन सा है? OCM ये वाला। ठीक है, इसको मैं यहां पर बनाया हूं OCM, यहां OCM। तो इस वाले कोण को यहां मैंने अल्फा माना है, तो यहां पर ये अल्फा हो गया। इस वाले कोण को यहां पर गामा माना गया है, तो ये गामा हो गया। और यहां इन दोनों के बीच में
ये क्या है आपका अभिलंब है और ये क्या है आपतित किरण है। इन दोनों के बीच में ही तो कोण बनता है आपतन कोण आई, इसीलिए ये कोण कितना हो गया आई हो गया। अब बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि अंदर के विपरीत साइड्स में जो विपरीत कोणों में कोणों का योग है वो बाहर के इस वाले कोण के योग के बराबर, मतलब इस वाले कोण के बराबर होता है। यानी अल्फा प्लस आई ये बराबर होगा गामा के। यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब त्रिभुज आईसीएम में बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज आईसीएम कौन सा वाला होगा, आई सी और एम, यानी ये वाला त्रिभुज होगा। इसमें देखेंगे तो यहां पर इसको भी बनाया हूं मैं, यहाँ आई है, यहाँ सी है, यहाँ एम है, और एंगल्स कैसे कैसे हैं। ये वाला बीटा है, कौन सा वाला, ये इसके इसके बीच में जो बन रहा है ये बीटा है, और ये तो गामा है ही, अभी समझाया हूं मैं। यहां ये वाला आर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहां पर ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण आई है, और यहां पर ये अपवर्तित किरण है, और यहां इसके साथ में ये कोण आर बनाएगी। ठीक है, ये इसका अपवर्तन कोण आर है। यहां पर ये लिखा नहीं है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, आर है। ठीक, अब ये यदि आर हुआ तो ध्यान दीजिए, ये यदि आर हुआ तो यहां से इसको देख लीजिए और यहां से इसको देख लीजिए, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है इधर, उतना ही कोण तो इधर भी बनेगा। इसीलिए इस वाले कोण को मैं आर लिखा हूं, और यहां पर ये भी आर लिखा गया है, ये देखिए ये वाला। तो अब आईसीएम में बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग क्या लिख पाएंगे, बीटा, ये वाला बीटा प्लस आर बराबर ये गामा के। इसीलिए बीटा प्लस आर बराबर गामा लिख दिया, और यहाँ आर बराबर गामा माइनस बीटा, इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया है। ठीक, अब इसके बाद नीचे यहाँ क्या लिखा है, माना अवतल पृष्ठ के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है तथा आपतित किरण के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है। यही दोनों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो स्नेल के नियम से अथवा अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, अपवर्तित किरण के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे में आपतन के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तित किरण किसमें है, या अपवर्तन का माध्यम कौन सा है, ये वाला है, इसी का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 यहाँ ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर नीचे n1 आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। अब यहाँ यदि आई तथा आर अत्यंत सूक्ष्म हो, तो मान लीजिए आपको पता है साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो जितना कोण का मान है उतना इस कोण के साइन का मान है। इसीलिए जब आई और आर बहुत छोटे होंगे तो साइन आई हमारा आई के बराबर लिया जा सकता है और साइन आर आर के बराबर लिया जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ इस वाले में साइन आई के जगह आई लिख दिया और साइन आर के जगह आर लिख दिया। तो इस प्रकार आई बटे आर बराबर क्या आ गया, n2 अपॉन n1 आ गया। यहां से इसका गुणा कर दिया इन दोनों का, तो n1 आई बराबर n2 आर आ गया। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम लोग, आई और आर के मान को ला करके रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में आई बराबर क्या है, गामा माइनस अल्फा है, और समीकरण 2 में आर बराबर क्या है, गामा माइनस बीटा है। तो आई के जगह यानी इसके जगह क्या आ गया, यहाँ पर n1 इंटू गामा माइनस अल्फा यहाँ पर पूरा आ गया, और n2 इंटू गामा माइनस बीटा आर के जगह पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग अल्फा बीटा और गामा को लिखेंगे। तो अल्फा बराबर क्या होगा, देखिए ये एक इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वाला क्या है, चाप है। ठीक, तो चाप है MP, और त्रिज्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP, और OP किसके बराबर है, U। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या है, MP अपॉन OP लिख दिया हमने। इसी तरह से बीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो ये वाला ले लेंगे, ये वाला कोण हमारा बीटा है और ये चाप हमारा MP ही रहेगा,
लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी, आईपी हो जाएगी। इसीलिए बीटा बराबर क्या लिखा है, एमपी अपॉन आईपी। और गामा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इसको ले लीजिए, ठीक है। तो अगेन चाप हमारा एम पी रहेगा, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। तो गामा बराबर एमपी अपॉन पीसी अथवा सीपी। ठीक, ये पूरा अल्फा बीटा गामा हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में अल्फा बीटा और गामा के जगह पर इन मानों को रखेंगे। तो समीकरण 3 में इन मानों को रखिए, n1 इंटू एमपी अपन पीसी आ गया, इसके जगह पर अल्फा गामा के जगह पर एमपी अपन पीसी आ जाएगा। तो गामा की जगह पर देखिए एमपी अपन पीसी, एमपी अपन पीसी आ गया। अल्फा की जगह पर क्या आएगा, एमपी अपन ओपी, एमपी अपन ओपी आ गया। बीटा की जगह क्या आएगा, एमपी अपन आईपी, एमपी अपन आईपी आ गया है। जब इनको रखेंगे और एमपी कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, ठीक है, तो ये एमपी से एमपी कट जाएगा दोनों पक्षों में। इसके बाद क्या बचेगा, n1 इंटू वन अपन पीसी माइनस वन अपन ओपी बराबर n2 इंटू वन अपन पीसी माइनस वन अपन आईपी। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से हम लोग यहाँ आर वी और यू इनके मानों को रखेंगे। तो ये बताइए, आपको चिन्ह परिपाटी में सिखाया था कि जब हम लोग या तो डेरिवेशन करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हैं। और चिन्ह परिपाटी में होता क्या है, जो उसका ध्रुव होता है अथवा लेंस के केस में जो उसका प्रकाशिक केंद्र होता है, वहां पर हम लोग एक्स वाई अक्ष के मूल बिंदु को ले जाकर रख देते हैं और वहीं से दूरियों को हम लोग धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह देते हैं। तो यहाँ ये दूरियां चाहे आर हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, ये सभी किधर हैं, माइनस एक्स अक्ष में है। इसीलिए इन सभी को चिन्ह परिपाटी के हिसाब से माइनस चिन्ह दिया जाएगा। देखिए चिन्ह परिपाटी से ओपी बराबर क्या हो गया, माइनस चिन्ह लग गया यू के सामने, और आईपी बराबर माइनस बी, और पीसी बराबर माइनस आर। साथ में ही यहां पर एक बात और ध्यान में रखिए, ये जो चिन्ह परिपाटी का नियम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये पूरा ध्यान रखिएगा इस चीज को। चिन्ह परिपाटी का जो नियम है, ये किसी भी सूत्र के निगमन से लगाए, निगमन से लगाए उसका उपयोग कर किसी आंकिक प्रश्न को हल करने तक सम संख्या बार ही चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है। ठीक है, यानी यदि मान लीजिए आपने इस सूत्र का निगमन करते समय एक बार चिन्ह परिपाटी लगा दिया है, तो एक बार आप और लगाएंगे चिन्ह परिपाटी, जब इसमें इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप सवाल लगाने जाएंगे तो वी यू और आर के मानों को रखने के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें मानों को रख दिया, पीसीओपी और ये सब। हाँ, क्या हो गया, खत्म हो गया क्या? अच्छा, आ रहा हूं। पीसी ओपी पीसी आईपी, तो यहां पीसी का माइनस आर, आईपी की जगह माइनस बी, ओपी की जगह माइनस यू रखेंगे। इनको रखने के बाद में यहाँ वन अपन माइनस आर, और यहाँ ओपी क्या है, माइनस है, तो माइनस यू के कारण यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ ये वन अपन पीसी यानी वन अपन माइनस आर, और यहाँ आईपी क्या है हमारा, माइनस बी है, तो इसीलिए ये प्लस हो गया है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, n1 से अंदर गुणा कर दिया दोनों में, इधर n2 से गुणा कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने r वाली टर्म को एक साथ ले आए इधर, और बाकी टर्म को एक साथ लाए इधर। तो n2 अपन v माइनस n1 अपन u बराबर क्या आ गया, n2 अपन r माइनस n1 अपन r। और यहाँ पर इसलिए फार्मूला निकल करके आएगा n2 अपन v माइनस n1 अपन u बराबर n2 माइनस n1 अपन r। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना स्मॉल n बराबर n2 अपन n1 है, तो दोनों पक्षों में क्या करें, n1 का भाग दे दें। n1 का भाग देंगे तो n2 अपन n1 ऐसे लिखा जा सकता है अपन v,
और यहाँ एक बचेगा तो -1/u, और यहाँ पर क्या बचेगा, n2/n1 -1/r। अब इसको हम लोग स्मॉल n रख देंगे तो ये सूत्र बन जाएगा n/v -1/u बराबर n-1/r। अब इस सूत्र का उपयोग करते समय, इन दोनों ही सूत्रों का उपयोग करते समय, एक सूत्र ये है और एक सूत्र ये है, दोनों ही सेम सूत्र है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। इस सूत्र का उपयोग प्रश्न हल करते समय u, v तथा r के मान चिन्ह परिपाटी अनुसार चिन्ह देकर रखे जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसे बताऊंगा। ठीक।